हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई परीक्षा धाम पब्लिकेशन की आयोग से संबंधित पुस्तक में से नीति आयोग की। दोस्तों, सबसे पहले हम एक संक्षिप्त जानकारी देखेंगे नीति आयोग के बारे में। उसके बाद अगले पृष्ठ से हम नीति आयोग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। दोस्तों, यहाँ पर 3 तथ्य ध्यान में रखने हैं। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। साथ ही साथ यह गैर सांविधिक संस्था है। इसका अर्थ होता है कि इसके लिए कानून पास करके संसद द्वारा नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, ना तो इसका उल्लेख संविधान में है, ना ही इसको कानून पारित करके संसद के द्वारा बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक एवं गैर सांविधिक संस्था है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी एवं इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। संरचना की यदि हम बात करें तो दोस्तों, नीति आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो दोस्तों, नीति आयोग का कार्यकाल मंत्रिपरिषद पर निर्भर है एवं यदि इसकी संरचना में शामिल व्यक्तियों की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी एवं वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही हैं। दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। दोस्तों, आपको यह चारों नाम बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं एवं ध्यान रखने हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों, नीति आयोग सहकारिता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तब आपको सहकारिता एवं राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर टिक करना होगा। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों की, जिसमें शामिल है सुशासन अर्थात गवर्नेंस, समावेशिता इंक्लूसिविटी, ग्राम विकास विलेज डेवलपमेंट, जनसंख्यात्मक लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड, जन सहभागिता पब्लिक पार्टिसिपेशन, धारणीयता सस्टेनेबिलिटी, अंत्योदय मतलब अंत्योदय। तो दोस्तों, यहाँ पर नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करी गई है। आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प की। दोस्तों, नीति आयोग ने भारत और उसके लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए विज़न, रणनीति और एक्शन एजेंडा निम्न वर्षों का तय किया है। दोस्तों, विज़न जो है 15 वर्षीय नियोजन है। रणनीति में 7 वर्षीय नियोजन या प्लानिंग को ध्यान में रखा गया है एवं एक्शन एजेंडा में 3 वर्षीय नियोजन की बात करी गई है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, विज़न
लंबा होता है, लंबी दूरी का होता है। तो 15 वर्षीय, सबसे अधिक वर्ष 15 वर्षीय नियोजन की बात करी गई है। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रणनीति छोटी छोटी बनाते हैं, इसलिए रणनीति को यहाँ पर 7 वर्षीय नियोजन में बांटा गया है। एक्शन हम तुरंत लेते हैं, तो एक्शन को यहाँ पर 3 वर्षीय नियोजन सबसे कम समय के लिए दर्शाया गया है। दोस्तों, मैंने आपसे यहाँ पर जो भी बातें करी हैं कम या ज़्यादा समय को लेकर, वो आपके लिए याद रखने के लिए हैं। आप इस तरीके से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रणनीति को विज़न, विज़न को रणनीति का समय ना एग्जाम में टिक करके आए, इसलिए मैंने आपके लिए याद करने के लिए एक तरीका मात्र बताया है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में विस्तार से, जिसमें हम देखेंगे नीति आयोग का परिचय, संरचना, नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्य, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक मध्य प्रदेश के संदर्भ में, पुरानी यादें अर्थात योजना आयोग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग को, एवं अंत में प्रश्न पुस्तिका। दोस्तों, इसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें हम परीक्षा धाम में जितने भी प्रश्न आयोग से संबंधित दिए हुए हैं उन सबको अलग से कवर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करेंगे परिचय से। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का एक प्रबुद्ध शीर्ष मंडल अथवा थिंक टैंक है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, नीति आयोग भारत सरकार के लिए किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहां पर ऑप्शन आपको थिंक टैंक भी मिल सकता है, या फिर ऑप्शन में आपके लिए प्रबुद्ध शीर्ष मंडल भी लिखा मिल सकता है। आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है। दोनों का मतलब एक ही होता है, सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी का फर्क है। तो नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का प्रबुद्ध शीर्ष मंडल अथवा थिंक टैंक है। दोस्तों, नीति का पूरा नाम है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से याद रखना है। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का पूरा नाम है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग सहकारिता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, आपके एग्जाम में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग ने किस निकाय का स्थान लिया, तब आपको याद रखना है योजना आयोग का। नीति आयोग की प्रकृति कैसी है, आपको याद रखना है गैर संवैधानिक सलाहकारी प्रकृति है। नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है सहकारिता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर नीति आयोग कार्य करता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम नीति आयोग की संरचना की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की यदि हम बात करें तो दोस्तों यह भारत सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। शासकीय परिषद की यदि हम बात करें तो शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के, जिसमें दिल्ली, पांडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर शामिल है, इनके मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शासकीय परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसमें एक या एक से अधिक राज्यों, क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए
इनका गठन किया जाता है। दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद में प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में इनकी संख्या 3 है। यह मंत्री परिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब हम देखते हैं पदेन सदस्य। दोस्तों, नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या 4 होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद से इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। अंशकालिक सदस्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों से सदस्यों को शामिल किया जाता है, जिनकी संख्या 2 होती है। दोस्तों, ऊपर हमने समाचार के पन्नों से करंट अफेयर को छोड़ा हुआ है। अब हम इनको कवर करते हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तब आपको आंसर करना होगा डॉक्टर सुमन के बेरी जी। दोस्तों, यह विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सूची की। सबसे पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया, फिर बने राजीव कुमार, वर्तमान में है सुमन के बेरी। सीईओ की यदि हम बात करें तो पहले सीईओ हैं सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान है अमिताभ कांत। दोस्तों, यहाँ पर फ्लोचार्ट के माध्यम से आपको नीति आयोग की संरचना एवं योजना आयोग की संरचना के बारे में दर्शाया गया है। आप इनको देख सकते हैं, हम पहले इनकी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति या गठन की। दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। पूर्णकालिक सदस्यों की यदि हम बात करें तो इसमें शामिल हैं श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी के पॉल। पदेन सदस्यों की बात करें तो जिसमें शामिल हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। विशेष आमंत्रित सदस्यों में दोस्तों, सांख्यिकी और कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय श्री इंद्रजीत सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं। दोस्तों, आपको इन सभी नाम को ध्यान रखने का प्रयास करना है। मुख्य रूप से आपको 3 नाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सीईओ ध्यान रखने हैं। अध्यक्ष सभी को याद होते हैं, उपाध्यक्ष एवं सीईओ आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखने हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में, जो कि टोटल यहाँ पर 7 दिए हुए हैं, जिसमें शामिल है सुशासन, समावेशिता, ग्राम विकास, जनसंख्यात्मक लाभांश, जन सहभागिता, धारणीयता एवं अंत्योदय। दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुशासन की अर्थात गवर्नेंस की। दोस्तों, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही और सक्रियता का विकास करना इस मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य है। अब हम देखेंगे समावेशिता को अर्थात इंक्लूसिविटी को। लिंग, धर्म, जाति व क्षेत्र में भेदभाव को समाप्त करना इसमें शामिल है। ग्राम विकास की यदि हम बात करें अर्थात विलेज डेवलपमेंट की, तो दोस्तों विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देकर ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना इसमें समाहित किया गया है। जनसंख्यात्मक लाभांश अर्थात डेमोग्राफिक डिविडेंड की यदि हम बात करें तो इसमें भारतीय जन का शिक्षा,
कौशल विकास और उत्पादक के क्षेत्र में पूर्ण उपयोग करना, यह शामिल है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है हमें अपनी जनसंख्या का ऑप्टिमम अधिक से अधिक प्रयोग करना है ताकि वह देश निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके। जन सहभागिता अर्थात पब्लिक पार्टिसिपेशन, दोस्तों लोगों के सहयोग से सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति करना। धारणीयता अर्थात सस्टेनेबिलिटी, दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे अंत में अंत्योदय की। इसका मतलब है गरीब और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर कार्य करना। यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई, आप इनको भी रीड करें। अब हम चर्चा करते हैं नीति आयोग के उद्देश्यों की। दोस्तों राष्ट्रीय विकास के लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण विकसित करना, राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्यों की सक्रिय सहभागिता की रूपरेखा तैयार करना, सहकारी संघवाद स्थापित करने के आधार पर राज्यों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, राज्य सरकार की योजनाओं और क्रियान्वयन को ग्राम स्तर तक पहुंचाना, आर्थिक रणनीति एवं नीति बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा हित को शामिल करना, हमारे समाज के उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना जो कि आर्थिक रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं, धारणीय विकास को ध्यान में रखते हुए सुशासन और सर्वोत्तम तकनीक पर शोध करवाना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सहायता से ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमितापूर्ण समर्थक प्रणाली का सृजन करना, अंतर प्रक्षेपीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि विकास एजेंडे का लागू करने की गति तीव्र की जा सके। दोस्तों यहाँ पर विकास एजेंडे को लागू करने की गति तीव्र की जा सके, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समान सोच वाले थिंक टैंक, साथ ही शैक्षिक एवं नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक सलाह लेना, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों एवं पहले के कार्यान्वित कार्यों के लिए क्षमता निर्माण करना। दोस्तों यह सभी उद्देश्य थे नीति आयोग के, जिन पर भी आपको अपनी नज़रें एक बार मार लेनी है। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए 6 जुलाई 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। दोस्तों यह डेट आप याद रखिए, 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। क्यों किया गया? सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए। वर्तमान में इस मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को सौंपा गया है। अब हम बात करते हैं इस नए मंत्रालय अर्थात सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख कार्य कौन से होंगे उनके बारे में। दोस्तों कोऑपरेटिव अर्थात सहयोग से जुड़े कामों में मदद करेगा, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेगा, प्रशासनिक, कानूनी व नीतिगत ढांचा तैयार करेगा, सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लेटफॉर्म देगा। तो ऐसे कुछ कार्य सहकारिता मंत्रालय के होंगे जो वह कार्य करेगा। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं नीति आयोग की शाखाओं के बारे में। दोस्तों नीति आयोग की 3 शाखाएं हैं, शोध शाखा, परामर्श शाखा एवं टीम इंडिया शाखा। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा, दूसरा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तीसरा अनुवीक्षण और मूल्यांकन, चौथा थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार हब। दोस्तों अब हम बात करेंगे नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सूचकांकों की। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG सूचकांक जारी करता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक एवं
ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी करता है। आपको इन सारे सूचकांक को ध्यान रखना है कि इनको नीति आयोग जारी करता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है या नहीं किया जाता। तब आपको इन सारे सूचकांकों के नाम ध्यान रखने हैं। दोस्तों, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए चलाया गया अभियान है। आपको याद रखना है, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? कोविड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। अब हम चर्चा करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG सूचकांक की मध्य प्रदेश के संदर्भ में। दोस्तों, प्रथम सूचकांक दिसंबर 2018 को जारी हुआ। तीसरा सूचकांक वर्तमान, जो कि दिसंबर 2021 से संबंधित है। सूचकांक जारी करता हम सभी जानते हैं नीति आयोग है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखना। वर्तमान सूचकांक में 2020-21 में केरल ने टॉप किया है। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान देश में 17वां रहा है। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में स्थान 17वां रहा है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारीकर्ता नीति आयोग, प्रथम स्थान पर कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का भारत नवाचार सूचकांक 2021 में 13वां स्थान है। अब हम चर्चा करते हैं SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रमांक, उनके क्या मापदंड हैं एवं उनमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, SDG 1 का मापदंड है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 24वां स्थान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरा, इसका मापदंड भुखमरी की समाप्ति। भुखमरी के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 21वां स्थान है। SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर इसका मापदंड है। और दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन स्तर के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 23वां स्थान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है एवं अपना स्थान कम से कम टॉप 10 में लेकर आने का प्रयास करना चाहिए। SDG 4 इसका मापदंड है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 22वां स्थान है। SDG 5 लैंगिक समानता। लैंगिक समानता के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। SDG 6 साफ पानी और स्वच्छता। दोस्तों, साफ पानी और स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 10वां स्थान है। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा इसका मापदंड है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 20वां स्थान है। SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास। दोस्तों, अच्छा काम और आर्थिक विकास के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 14वां स्थान है। SDG 9 इसका मापदंड है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। दोस्तों, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के विकास के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 20वां स्थान है। SDG 10 असमानता में कमी। असमानता में कमी के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 24वां स्थान है। SDG 11 टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास इसके मापदंड है। दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। SDG 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन। इसमें मध्य प्रदेश का 11वां स्थान है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 19वां स्थान है। SDG 14 पानी में जीवन। दोस्तों, यह मापदंड सिर्फ तटीय राज्यों पर लागू होता है। SDG 15 भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। SDG 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान।
शांति और न्याय के लिए संस्थान के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 24वां स्थान है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं विशेष तथ्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2018 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसकी पहली लिस्ट जून 2018 में जारी की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में या कब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तब आपको याद रखना है 5 जनवरी 2018। आपको यदि डेट याद ना रहे तो कम से कम आप ईयर को ज़रूर याद रखें। अब हम चर्चा करेंगे पुरानी यादों की, अर्थात योजना आयोग के बारे में। दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसकी प्रकृति नीति आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक थी। इसका उद्देश्य था सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए नियोजन हेतु सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करना। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो योजना आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख के रूप में पूर्णकालिक कार्यकारी प्रमुख होते थे तथा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त होता था। अंशकालिक सदस्य की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते थे। पूर्णकालिक सदस्यों की यदि हम बात करें तो इसमें विषय विशेषज्ञ सदस्य, राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त जिनको होता था वह शामिल होते थे। सचिव में वरिष्ठ IAS अधिकारी। आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। प्रथम अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियो से लाभ हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें और भी इस तरीके के नए नए वीडियोस बनाने के लिए आपसे मनोबल मिलता रहे। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर ज़रूर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक उपलब्ध करवाई हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी इस परीक्षाधाम पब्लिकेशन की पुस्तक की भी आपको लिंक दी है। जो भी स्टूडेंट बुक को लेना चाहता है उस लिंक के माध्यम से ले सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।